फ्रेंड्स, आज हम द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 के सेक्शन 9 टू सेक्शन 13 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका सेक्शन 9 कहता है टेस्टामेंट्री गार्जियंस एंड देयर पावर्स। टेस्टामेंट्री गार्जियंस और उसके पावर्स क्या क्या होते हैं वो सेक्शन 9 में बताया गया है। टेस्टामेंट्री गार्जियन कौन होता है? वो जो अपॉइंट किया जाता है वो टेस्टामेंट्री गार्जियन होता है। नेचुरल गार्जियन जो उसके मदर फादर होते हैं, उसके बाद जिसको अपॉइंट करता है कोर्ट या उसके मदर फादर के द्वारा, वो उसका टेस्टामेंट्री गार्जियन कहलाता है। अब ये टेस्टामेंट्री गार्जियंस के पावर क्या क्या है? इसका पहला सब क्लास 1 कहता है हिंदू फादर फॉर हिज माइनर लेजिटिमेट चिल्ड्रन। कोई भी फादर जो नेचुरल गार्जियन है वो अपने धर्मज पुत्र का, जो उसका सन है या डॉटर है जो माइनर है, उसके लिए विल के द्वारा किसी गार्जियन को अपॉइंट कर सकता है कि जब तक ये 18 साल का या मेजर नहीं हो जाएगा तब तक ये व्यक्ति उसकी प्रॉपर्टी का और उसका देखभाल रखेगा। ये उसका हिंदू फादर, जो उसका फादर है, वो उसको गार्जियन अपॉइंट करने का पावर रखता है। ये इसका सेक्शन सब क्लास 1 कहता है, सेक्शन 9 का। अब इसका सब क्लास 2 क्या कहता है? नो इफेक्ट इफ द फादर प्रीडिसीज्ड। अगर उसका धर्मज पुत्र है, लेजिटिमेट उसका सन है और फादर ने उसका विल कर दिया। लेजिटिमेट मीन्स धर्मज। इसके पहले बताया कि जो लेजिटिमेट चिल्ड्रन होते हैं उनका फादर पहला गार्जियन होता है और फादर ना रहने के बाद उसकी मदर गार्जियन हो जाती है। ऐसे स्थिति में फादर ने विल से या किसी तरीके से उसका गार्जियन अपॉइंट कर दिया कि ये व्यक्ति मेरे इस माइनर चाइल्ड का अपॉइंट गार्जियन है, लेकिन मदर अभी अलाइव है, मदर जिंदा है और फादर की डेथ हो जाती है, तो जो विल में गार्जियन अपॉइंट किया गया वो अभी वर्क नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि पहले से मदर उसकी गार्जियन प्रेजेंट है। और अगर मदर ने किसी गार्जियन को अपने लाइफ में अपॉइंट नहीं किया बाय विल या किसी तरीके से, तब फिर विदाउट विल वो मदर की डेथ हो जाती है, तो जो फादर ने अपॉइंट किया था गार्जियन बाय विल, वो गार्जियन अब एक्ट में आ जाएगा, वो अब कार्य करने लगेगा। अगर मदर ने बिना विल की किए हुए उसकी डेथ हो जाती है तब। अब इसका सब क्लॉज 3 कहता है हिंदू विडो मदर माइनर लेजिटिमेट चिल्ड्रन कैन नॉट अपॉइंट ए गार्जियन। अब इसमें कहा गया कि अगर कोई हिंदू महिला है जो विडो हो गई है और उसने अपना गार्जियन जो लेजिटिमेट धर्मज पुत्र है उसके लिए नहीं अपॉइंट किया, तो जो उसके फादर ने गार्जियन अपॉइंट किया होगा वो उसके डेथ के बाद में वर्क करने लगेगा। जो भी सेक्शन सब क्लास 2 में हमने बताया वो उसका वो गार्जियन करने लगेगा, अगर उसने किसी को गार्जियन अपॉइंट नहीं किया है तब। अब इसका सब क्लास 3 कहता है, सब क्लास 4 कहता है हिंदू मदर अपॉइंट गार्जियन फॉर इलिजिटिमेट चाइल्ड। अभी क्या था? लेजिटिमेट चिल्ड्रन था, लेजिटिमेट बच्चा था। अब हो गया क्या? इलिजिटिमेट चिल्ड्रन। इलिजिटिमेट अधर्मज पुत्र। 6 का सब क्लास 4 कहता है अधर्मज पुत्र के बारे में क्या होता है। अधर्मज पुत्र में मदर पहले गार्जियन होती है और उसके बाद में फादर होता है। जो लेजिटिमेट होता है उसमें पहले फादर होता है, बाद में मदर होती है। अगर इलिजिटिमेट चिल्ड्रन है और मदर ने कोई विल कर दी है, विल करने के बाद मदर की डेथ हो जाती है लेकिन अभी फादर अलाइव है, फादर जिंदा है, तब फिर उसकी विल में जिसको गार्जियन अपॉइंट किया गया होगा वो तब तक वर्क में तब तक एक्ट में नहीं आएगा, एक्शन में नहीं आएगा जब तक कि फादर जिंदा, क्योंकि फादर उसके बाद गार्जियन हो जाएगा मदर के बाद में। फादर उसका
गार्जियन हो जाएगा और उसको विल में जो अपॉइंट किया होगा वो अभी वर्क नहीं करेगा। और फादर अगर बिना गार्जियन अपॉइंट किए हुए है, विल किए हुए, और वो खत्म हो जाता, तो जो मदर ने विल की थी, जो मदर ने गार्जियन अपॉइंट किया था, वो अब वर्क करने लगेगा। वो वर्क करने लगेगा अगर फादर ने कोई गार्जियन अपॉइंट नहीं किया है तो। ये इसका सब क्लॉज 4 कहता है। अब इसके 5 में आ जाते हैं, सब क्लास 5 में, अपॉइंटेड गार्जियन हैव ऑल राइट एज हिज नेचुरल गार्जियंस। जैसे जो इसका नेचुरल गार्जियन होता है, नेचुरल मदर फादर होते हैं, अगर वो जो राइट रखते हैं अपने माइनर बच्चे के लिए, अपने माइनर चिल्ड्रन के लिए, वही उसको राइट होंगे जो गार्जियन अपॉइंट होगा। सेम राइट होंगे उसके जो नेचुरल गार्जियन के होते हैं। इसको सब क्लास 5 में कहा गया है। अब सब क्लास 6 में क्या कहा गया? आफ्टर द मैरिज ऑफ माइनर गर्ल गार्जियंस राइट विल सीज। अगर कोई माइनर गर्ल है, उसका कोई गार्जियन अपॉइंट किया गया है, तो जब उसकी मैरिज हो जाएगी, या कोई नेचुरल गार्जियन है, जब उसकी मैरिज हो जाएगी, मैरिज के बाद उस गार्जियन के, चाहे वो नेचुरल हो और चाहे वो अपॉइंट किया गया हो, उस गार्जियन के सारे राइट सीज्ड हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब किसके राइट आ जाएंगे? उसके हस्बैंड के राइट आ जाएंगे। जब नाबालिग लड़की की मैरिज हो गई है किसी के साथ में, आफ्टर मैरिज उसका हस्बैंड उसका गार्जियन होगा, और जो गार्जियन अपॉइंट किया होगा वो उसके सारे अधिकार समाप्त हो जाएंगे। इसके सब क्लॉज 6 में कहा गया है। तो ये सेक्शन 9 में टेस्टामेंट्री गार्जियंस के क्या क्या राइट्स हैं और उसके पावर क्या क्या दिए गए हैं, वो सब के बारे में ये सब क्लॉज 6 तक बताया गया है। अब सेक्शन 10 इसका क्या कहता है? इनकैपेसिटी ऑफ माइनर टू एक्ट एज गार्जियन ऑफ प्रॉपर्टी। कोई प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी में इन्होंने कहा कि जो माइनर है, क्या वो गार्जियन बन सकता है? तो सेक्शन 10 में बिल्कुल क्लियर कहा कि वो इनकम्पिटेंट होगा एक्ट एज गार्जियन ऑफ द प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी का गार्जियन बनने का वो इनकम्पिटेंट होगा। वो मतलब नियम के विरुद्ध होगा, और उसको गार्जियन किसी माइनर की प्रॉपर्टी के लिए, किसी माइनर की प्रॉपर्टी के लिए गार्जियन अपॉइंट किया जाना अवैधिक है, वो लीगल नहीं है, उसको अपॉइंट नहीं किया जा सकता। इसका सेक्शन 11 कहता है डी फैक्टो गार्जियन नॉट टू डील विद माइनर्स प्रॉपर्टी। अब इसमें सेक्शन 11 में पहले तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि डी फैक्टो गार्जियन होता कौन है। जो विदाउट एनी अथॉरिटी ऑफ लॉ, जो किसी नियम से गार्जियन अपॉइंट न किया गया हो। जैसे नेचुरल गार्जियन होते हैं, नेचुरल मतलब गार्जियन मतलब मदर फादर, और उसके बाद क्या होते हैं? गार्जियन अपॉइंट किए जाते हैं। तो इसमें कहा गया कि कोई किसी नियम से, विल से या अदर किसी लॉ से उसको गार्जियन अपॉइंट ना किया गया हो, ऐसे ही कोई व्यक्ति जनरली किसी नाबालिग की प्रॉपर्टी को देखभाल करता है और उसका हित और उसमें क्या क्या चीजें जो उसके फायदे के लिए वो सारे कार्य करता है, तो उसको केवल और केवल उसकी प्रॉपर्टी की देखभाल करने के लिए देखभाल वो कर सकता है, लेकिन किसी प्रकार का वो उसमें एक्ट नहीं कर सकता। किसी प्रकार का उसको सेल, मॉर्गेज या उससे पैसा लेना या उसका ट्रांसफर करना, ये सब उसके कोई भी राइट किसी तरीके से नहीं होंगे जब वो डी फैक्टो गार्जियन होगा, मतलब किसी नियम के द्वारा अपॉइंट किया हुआ नहीं होगा। अब इसका सेक्शन 12 में आ जाते हैं, गार्जियन नॉट टू बी अपॉइंटेड फॉर माइनर्स अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी। इन जितनी भी प्रॉपर्टियों के अभी बात इसमें सेक्शन में करी गई, चाहे वो 10 में हो, चाहे 11 में हो, चाहे वो सेक्शन 9 में हो, इन सारे सेक्शन में ये बात लागू होती सेक्शन 12 की कि अगर कोई अनडिवाइडेड फैमिली है, फैमिली में बंटवारा नहीं हुआ है और वो कंबाइंड में प्रॉपर्टी है और उसका मैनेजमेंट उस फैमिली का गार्जियन कर रहा है, उसका सबसे बड़ा जो गार्जियन है या उस फैमिली का कोई एक गार्जियन है जो उस सारी प्रॉपर्टी को मैनेज कर रहा है, और उनमें से कोई
व्यक्ति जिसका माइनर चाइल्ड है उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसका गार्जियन अपॉइंट नहीं होगा, वो गार्जियन उसमें कार्य नहीं कर सकता क्योंकि उसका ऑलरेडी फैमिली मेंबर एज ए मैनेजमेंट उस प्रॉपर्टी को संभाल रहा है। ये सेक्शन 12 में कहा गया। और लेकिन इसका अपवाद भी कहा गया, अगर कोई ऐसी आवश्यकता या कोई ऐसी नेसेसिटी आ जाती है तो केवल और केवल हाई कोर्ट, केवल और केवल माननीय उच्च न्यायालय ऑनरेबल हाई कोर्ट उसमें से उसका गार्जियन अपॉइंट कर सकता है, लेकिन और किसी एक्ट या लॉ के हिसाब से उसका गार्जियन अपॉइंट नहीं होगा क्योंकि उस फैमिली का मैनेजर एज ए पूरी होल फैमिली का एक व्यक्ति जो उस प्रॉपर्टी को मैनेज कर रहा है तो वही उस प्रॉपर्टी को मैनेज करेगा। अब इसका सेक्शन 13 कहता है वेलफेयर ऑफ माइनर टू बी पैरामाउंट कंसिडरेशन। सेक्शन 13 में कहा गया है कि जब कोई गार्जियन अपॉइंट कर दिया जाता है किसी माइनर चाइल्ड का कोई गार्जियन अपॉइंट किया जाता है तो उस गार्जियन का ये राइट बन जाता है कि उसको पूरी तरह से पूरी मेहनत से उसके प्रॉफिट के लिए, उस माइनर के प्रॉफिट के लिए उसकी प्रॉपर्टी में वर्क करे और उसका मतलब पैरामाउंट कंसिडरेशन में पूरी तरह से मेहनत से, ईमानदारी से, लगन से उसमें कार्य करके उसके फायदे के लिए वो वर्क करे। और इसका सब क्लॉज 2 कहता है कि और किसी तरीके से कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो उसका जो गार्जियन अपॉइंट किया गया उसको जब तक कोर्ट नहीं चाहेगी तब तक उसको हटाया नहीं जा सकता और वो गार्जियन ही उसका वर्क करेगा, उसकी प्रॉपर्टी की देखभाल और उस प्रॉपर्टी या उस माइनर के लिए जो अच्छा होगा वो करेगा। और लेकिन जब कोई ऐसा कृत्य करेगा तो जिसमें कोर्ट ये समझती है कि ये क्लियर नहीं है, ये इसका वेलफेयर के लिए वर्क नहीं कर रहा, पैरामाउंट कंसिडरेशन के जैसा नहीं है, तो फिर कोर्ट उसको हटा भी सकती है। तो अब इसकी फ्रेंड सेक्शन 9 से सेक्शन 13 तक क्लियर हो गए होंगे। बहुत ही इजी सेक्शन, इसका सेक्शन 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, जुडिशियल एग्जाम्स में अक्सर इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियंस एक्ट 1956 में इतने ही सेक्शन थे और हमारी उम्मीद है कि सेक्शन 1 टू सेक्शन 13 जो इस एक्ट के थे वो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब द हिंदू लॉ का 4th एक्ट हम इसके नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, जय हिंद।